गुड आफ्टरनून स्टूडेंट्स। हाँ जी, आज हम करेंगे स्टूडेंट मैट्रिक्स मेथड से हम करेंगे। यहाँ सब टॉपिक आपका क्या है, मैट्रिक्स मेथड। ये आपके एनसीईआरटी बुक में भी मिलेगा और एलिमेंट्स दोनों में मिलेगा, बस चैप्टर अलग अलग है। ओके, ये 4th चैप्टर में दिया गया है और एलिमेंट में 5th चैप्टर में दिया गया है, लेकिन ये आपका टॉपिक एक ही है, दोनों बुक में सेम मिलता है, कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। तो आज बच्चों मैट्रिक्स मेथड करेंगे। यहाँ पर सोल्व द फॉलोइंग सिस्टम ऑफ इक्वेशन। हमारे पास ये 3 सिस्टम ऑफ इक्वेशन यहाँ पर दी गई है। तो बच्चों मैं इसको देखो, ये पॉइंट में बाद में क्लिक करूंगा, पहले यहाँ देख लीजिए बच्चों। यहाँ पर हमारे पास हम यहाँ से हमने एक्स वाई जेड की वैल्यू निकालनी है यूजिंग मैट्रिक्स मेथड से। तो क्या देखो, सबसे पहले वेयर यहाँ पर देखो जो एक्स वाई जेड के जो बच्चों हमारे पास जो कोएफिशिएंट है यहाँ पर तीनों इक्वेशनों के, वहां से हम मैट्रिक्स बनाएंगे ए स्क्वायर मैट्रिक्स। इक्वेशन 1 देखो यहाँ बच्चों, इक्वेशन 1 के जो कोएफिशिएंट 1 1 1, ओके, बच्चों R1 बन जाएगी आपकी। और इक्वेशन 2 के जो कोएफिशिएंट आपके 1 - 1 1, ओके, ये सेकंड रो बन जाएगी। और थर्ड रो आपकी बन जाएगी 2 1 -1, ओके बच्चों, ये आपकी स्क्वायर मैट्रिक्स ए कहलाएगी। इसे आप कोएफिशिएंट मैट्रिक्स भी कह सकते हैं। कोएफिशिएंट मैट्रिक्स क्यों कह सकते हैं, क्योंकि ये इक्वेशनों के कोएफिशिएंट से बनाई है हमने, इसलिए इसका नाम है कोएफिशिएंट मैट्रिक्स। ओके, उसके बाद बच्चों एक्स, क्योंकि एक्स वेरिएबल दिए गए हैं, एक्स वेरिएबल हमारे पास क्या है, ये कॉलम मैट्रिक्स है, 3 अननोन्स एक्स वाई जेड, ये हमारे पास अननोन वैल्यू बच्चों जिनको हमें पता नहीं है, ये हमने निकालनी है, फाइंड आउट करनी है। ओके, इनको मैं कॉलम फॉर्म में लिख दूंगा एक्स वाई जेड। फिर उसके बाद बी मैट्रिक्स हमारे पास दी है, इसको बी मानेंगे बच्चों। यहाँ पर देखिए ये जो राइट हैंड कांस्टेंट टर्म है 6 2 1, ओके, इस टाइप से ये दोनों ही क्या, ये कांस्टेंट बी कॉलम मैट्रिक्स है, ये कांस्टेंट बच्चों, बी इज कॉलम मैट्रिक्स ऑफ कांस्टेंट, एक्स इज कॉलम मैट्रिक्स ऑफ 3 अननोन्स। और देखो बच्चों, हम सबसे पहले इन दोनों की मल्टीप्लाई करते हैं यहाँ पर ए एक्स की। यहाँ देखो, अगर मैं ए एक्स की दोनों की मल्टीप्लाई यहाँ करूँ, ए मैट्रिक्स और एक्स मैट्रिक्स की दोनों की मल्टीप्लाई जब आप करेंगे, दोनों की आप प्रोडक्ट जब आप करेंगे, तो दोनों की जो प्रोडक्ट आप करके देना बच्चों, तो आपने कोई प्रोडक्ट अच्छी तरह करनी आती है, चैप्टर में आपको करवा रखा है बच्चों। यहाँ पर जब आप दोनों की प्रोडक्ट यहाँ पर करेंगे तो 100% आपको ये मिलेगा। ओके बच्चों, यहाँ पर ये आपकी देखो ये कॉलम मैट्रिक्स फॉर्म में बन जाएगी। इन दोनों को करेंगे यहाँ पर एक्स वाई जेड, इस टाइप से आएगी दोनों की मैट्रिक्स। सो की जो प्रोडक्ट है यहाँ पर एक्स माइनस वाई प्लस जेड 2x प्लस वाई माइनस जेड, इस टाइप से आपके आएगी। जब दोनों की आप इनकी ए एक्स की मल्टीप्लाई करेंगे। और राइट हैंड क्या है बी को, या देखो बी आपकी ये बी मैट्रिक्स पुट करेंगे 6 2 1, दोनों को कंपेयर कराएंगे तो आपकी इक्वेशन 1 2 बिल्कुल सेम ही बन जाएगी। यहाँ से क्या मैं आपको बताना चाहता हूँ, देखिए इसको बोलेंगे सिस्टम ऑफ इक्वेशन। तो सिस्टम इट मीन सिस्टम ऑफ इक्वेशन को मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ, दैट इज इसको ऐसे भी लिखा जा सकता है ए एक्स इज इक्वल टू बी। क्यों लिखा जाता है इसको ऐसे बच्चों, क्योंकि इनको सिंप्लीफाई करने पर मुझे सेम यही रिजल्ट प्राप्त होता है। ये मैंने मैट्रिक्स फॉर्म, ये बच्चों ये इक्वेशन फॉर्म में है और ये मैट्रिक्स फॉर्म में लिख ली मैंने यहाँ पर। ओके, क्योंकि मैट्रिक्स मेथड से करना तो मैट्रिक्स फॉर्म में बनाएंगे। ओके, हमने इक्वेशन के माध्यम से सोल्व नहीं करना है बच्चों, इस क्वेश्चन को हमने मैट्रिक्स बना करके सोल्व करना है। क्योंकि यहाँ पर लिखा है मैट्रिक्स फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स वाई जेड यूजिंग मैट्रिक्स मेथड। तो पहले मैट्रिक्स फॉर्म में बनाओ हमने इसको। ओके, मैट्रिक्स फॉर्म में ऐसे बन जाएगी ये सिस्टम ऑफ इक्वेशन, इसको भी सिस्टम ऑफ इक्वेशन ही कहेंगे। ओके, तो द गिवन सिस्टम ऑफ इक्वेशन कैन बी एक्सप्रेस्ड इन द फॉर्म ऑफ मैट्रिक्स इक्वेशन। तो ये आपकी मैट्रिक्स इक्वेशन बन गई बच्चों यहाँ से। तो अब यहाँ देखिए मैं एक क्लियर करता हूँ। ओके, जो आपका जो राइट वाला पार्ट है, यहाँ से इस क्वेश्चन को बाद में सोल्व करें बच्चों। अब मैं इसी के माध्यम से जो मैंने आपको समझाया है, मैं चाहता तो इसको सीधे डायरेक्ट सोल्व कर सकता हूँ, लेकिन इसको सोल्व करने से पहले मैं इसका वर्किंग रूल आपको बता देता हूँ कि इसका वर्किंग रूल क्या होता है बच्चों, वो देख लीजिए आप। ओके, तो आपका जो ये ए एक्स इक्वल टू बी यहाँ पर लिखा है, ये मैंने क्लियर किया यहाँ से कि ए एक्स इक्वल टू बी क्या होता है बच्चों। ये मैंने इसलिए आपको बताया है, यहाँ पर जब मैं आपको जब लाइन स्टडी करूँगा और यहाँ पर ए एक्स इक्वल टू बी आएगा। ओके बच्चों, तो ये कैसे आया, इसको मैंने कैसे लिखा, ये देखो मैंने क्लियर किया कि दोनों की मल्टीप्लाई करने पर मुझे लेफ्ट हैंड की मिलेगी। ओके, और इसको राइट हैंड की कांस्टेंट को मैंने भी मान लिया, तो ये बनेगी आपकी मैट्रिक्स फॉर्म में सिस्टम ऑफ इक्वेशन बनेगी आपकी बच्चों। ओके, तो यहाँ से सिंप्लीफाई करते हैं। हाँ जी, द फॉलोइंग इज द क्राइटेरियन ऑफ कंसिस्टेंसी एंड इनकंसिस्टेंसी। बच्चों हम आपको कंसिस्टेंट और इनकंसिस्टेंट के बारे में बताएंगे ऑफ ए नॉन होमोजीनियस सिस्टम ऑफ इक्वेशन। नॉन होमोजीनियस क्या होता है बच्चों, जिस इक्वेशन की राइट हैंड साइड देखो, अगर इनकी तीनों राइट हैंड साइड क्या है 0 0 बन जाए बच्चों। ओके, अगर सिस्टम ऑफ इक्वेशन की राइट हैंड साइड क्या 0 हो तो उसे कहिए होमोजीनियस सिस्टम ऑफ इक्वेशन। लेकिन यहाँ पर राइट हैंड साइड क्या है, नॉन जीरो है, इसलिए नॉन होमोजीनियस है। ओके, तो ये होता है होमोजीनियस और नॉन होमोजीनियस में डिफरेंस ऑफ इक्वेशन गिवन बाय ए एक्स इक्वल टू बी, यानी कि सिस्टम ऑफ इक्वेशन को मैं मैट्रिक्स फॉर्म में ब्रेक कर सकता हूँ।
द सिस्टम ऑफ इक्वेशन कैन बी एक्सप्रेस्ड इन द फॉर्म ऑफ मैट्रिक्स इक्वेशन। ओके बच्चों, गिवन बाय, इस प्रकार से मैट्रिक्स में ब्रेक कर लिया। अब बात करेंगे हम कंसिस्टेंसी और इनकंसिस्टेंसी की हम बात करेंगे यहाँ पर बच्चों। तो व्हाट डू यू मीन बाय कंसिस्टेंट एंड इनकंसिस्टेंट, वो चेक कर लीजिए। सेक्टर ने कंसिस्टेंसी और कंसिस्टेंसी के बारे में आपको बता देते हैं। तो सबसे पहले यहाँ देखें बच्चों, इफ यहाँ पर केस राइज करेंगे नंबर 1, इफ डिटरमिनेंट ए इज नॉट इक्वल टू 0, इफ डिटरमिनेंट ए इज नॉट इक्वल टू 0 यानी कि डिटरमिनेंट इज नॉन जीरो, तो यहाँ पर क्या है नॉन जीरो, ए क्या है नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स हो जाएगी। इफ डिटरमिनेंट ए ऑफ एनी मैट्रिक्स इज नॉन जीरो देन द गिवन मैट्रिक्स इज नॉन सिंगुलर। ओके, तो जब मैट्रिक्स नॉन सिंगुलर होगी बच्चों तो वहां से क्या हो जाएगा, द सॉल्यूशन इज हमारे पास कंसिस्टेंट हो जाएगा। तो लेंगे देयरफॉर देन द सिस्टम ऑफ इक्वेशंस इज कंसिस्टेंट and has a unique solution बच्चों अगर हमारे पास, मैं दोबारा फिर रिपीट कर रहा हूं, ध्यान से समझना, अगर किसी मैट्रिक्स का डिटरमिनेंट नॉन जीरो होता है तो देन द सिस्टम ऑफ इक्वेशन इज कंसिस्टेंट। तो सिस्टम ऑफ इक्वेशन क्या होगा, कंसिस्टेंट होगा एंड हैज ए यूनिक सॉल्यूशन। और यूनिक सॉल्यूशन होगा बच्चों कैसे हो, इज गिवन बाय या गिवन बाय। यूनिक सॉल्यूशन को कैसे रिप्रेजेंट किया जाता है, x इज इक्वल टू ए इनवर्स b। इस प्रकार से यूनिक सॉल्यूशन निकाला जाता है बच्चों। यूनिक सॉल्यूशन का जो फॉर्मूला होता है निकालने का, x इज इक्वल टू ए इनवर्स b। ओके, दिस इज द सॉल्यूशन ऑफ यूनिक, ये यूनिक सॉल्यूशन है बच्चों। ओके, इस प्रकार से रिप्रेजेंट किया जाएगा। ये बात आई है कंसिस्टेंसी की। यहां देखो कंसिस्टेंसी, दूसरा पार्ट हमारे पास इनकंसिस्टेंसी का। दूसरे पार्ट में क्या हुआ देखो बच्चों, हम ये नहीं कह सकते कि वो इनकंसिस्टेंट होगा। वहां पर दो सिचुएशन क्रिएट होती हैं, देयर आर टू पॉसिबिलिटी, कि वो कंसिस्टेंट भी हो सकता है और वो इनकंसिस्टेंट भी हो सकता है। हाँ जी, इफ, लेकिन फर्स्ट केस में क्या है, ये 100% कंसिस्टेंट होगा, यहाँ पर इनकंसिस्टेंट नहीं होगा। लेकिन यहाँ पर दोनों ही पोजीशन, दोनों ही जो केस पोजीशन हमें गेट होगी यहाँ पर। इफ डिटरमिनेंट ए इज इक्वल टू 0 देन द सिस्टम ऑफ इक्वेशंस इज आइदर कंसिस्टेंट और इनकंसिस्टेंट। यानी कि कंसिस्टेंट भी हो सकता है, सिस्टम ऑफ इक्वेशन में भी कंसिस्टेंट और इनकंसिस्टेंट। ओके, यहाँ पर में बच्चों में भी हो भी सकता है और नहीं भी सकता है। इज आइदर कंसिस्टेंट, या तो कंसिस्टेंट होगा या इनकंसिस्टेंट होगा। दैट इज, यानी कि कहने का मतलब बच्चों, इसको मैं ऐसे लिखता हूं, दैट इज द सिस्टम ऑफ इक्वेशंस, सिस्टम ऑफ इक्वेशंस हैज, देन द सिस्टम ऑफ इक्वेशंस हैज नो, यहां देखो, हैज इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशन, हैज आइदर और की बात है बच्चों यहाँ पर, क्योंकि दो पोजीशन गेट हो रही है। हैज आइदर इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशंस, इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशंस, या और नो सॉल्यूशन, या और इट हैज नो सॉल्यूशन। यहां पर दो कंडीशन जो क्रिएट हो रही हैं, या तो क्या होगा, इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशन होंगे, या फिर क्या होगा, कोई सॉल्यूशन नहीं होगा, इट हैज नो सॉल्यूशन। ओके, अगर हमारे पास इनकंसिस्टेंट है, इनकंसिस्टेंट का मतलब होता है बच्चों नो सॉल्यूशन। इनकंसिस्टेंट मीनिंग इट हैज नो सॉल्यूशन। जब भी हमारे पास सिस्टम इक्वेशन क्या हो बच्चों, इज इनकंसिस्टेंट हो, तो समझ लेना वहां पर क्या है, द सिस्टम इक्वेशन हैज नो सॉल्यूशन। तो सिस्टम इक्वेशन का कोई सॉल्यूशन नहीं होगा। अब यहाँ बात रही कंसिस्टेंट की। अगर दूसरी वाली कंडीशन में देखो, यहाँ पर दूसरी वाले केस के अंदर कंसिस्टेंट का मीनिंग यहाँ पर यूनिक सॉल्यूशन से नहीं लिया जा सकता। यहाँ पर कंसिस्टेंट का मीनिंग क्या है कि इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशन। ओके, या एक होगा या अनेक होंगे। ओके,
क्योंकि सॉल्यूशन तो है या एक हो या अनेक हो। ओके, तो यहाँ पर नॉन जीरो के लिए एक ओनली देयर इज वन वैल्यू का मीनिंग होता है बच्चों यूनिक सॉल्यूशन। और यहाँ पर कंसिस्टेंट का मीनिंग है यहाँ पर इफ डिटरमिनेंट ए इज इक्वल टू 0, तो यहाँ पर कंसिस्टेंट का मीनिंग तब लिया जाएगा इन फाइंड द मैनी सॉल्यूशन की फॉर्म में, इन फाइंड द मैनी सॉल्यूशन के रूप में। यहाँ पर इसका कंसिस्टेंट का मीनिंग यहाँ पर ये लिया जाएगा बच्चों। ओके, और नॉन जीरो के लिए फिर कंसिस्टेंट का मीनिंग यूनिक सॉल्यूशन लिया जाएगा यहाँ पर। ओके, अब यहाँ देखेंगे अब ये कैसे पता चलेगा हमें कि ये कंसिस्टेंट है या कंसिस्टेंट नहीं है। नहीं, यहाँ पर ये हमें कैसे कंफर्म होगा बच्चों कि नो सॉल्यूशन है या इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशन है। ओके, यानी कि कंसिस्टेंट है या इनकंसिस्टेंट, आप ऐसे भी कह सकते हैं। इसको कंफर्म करने के लिए यहाँ देखो हम इसी को इसके पार्ट करते बच्चों। हम सेकंड देखो सेकंड केस को राइज करेंगे। फर्स्ट में कोई केस नहीं है, सेकंड जो पार्ट है इसमें इस यहाँ से दो केस राइज है बच्चों। हाँ जी, एक ए पार्ट एक बी पार्ट। सेकंड केस में से निकलेंगे, फर्स्ट केस से कोई पार्ट नहीं है। फर्स्ट केस आपका बिल्कुल क्लियर है यहाँ से। ओके, तो बच्चों सेकंड का हम क्या पार्ट यहाँ पर ए कर रहे हैं। हाँ बेटा, यहाँ गली में काफी डिस्टर्बेंस हो रही थी वही, ठीक है ना, तो क्या करें। चलो अब क्या लेंगे, सेकंड यहाँ लेते हैं, पार्ट लेते हैं यहाँ पर। सेकंड का फर्स्ट पार्ट कर रहे थे हम। यहाँ पर देखो कंसिस्टेंट का मीनिंग यहाँ बता रहे हैं। दो स्थिति यहाँ पर क्लियर होगी बच्चे। यहाँ पर फर्स्ट पोजीशन क्या है, इफ यहाँ कंडीशन डालेंगे बच्चे। यहाँ पर वी फाइंड, यहाँ लेंगे नेक्स्ट, वी फाइंड एडजॉइंट ए डॉट बी, ये हमने फाइंड करना है। या देखो एडजॉइंट ए डॉट बी, ये हमने फाइंड आउट करना है। अब दोनों की जो एडजॉइंट ए आपने निकालना पड़ेगा इसके लिए बच्चों। ओके, अगर डिटरमिनेंट ए इज इक्वल टू 0 है तो आपने फिर इसके लिए क्या निकालना पड़ेगा, एडजॉइंट ए और बी जो मैट्रिक्स आपके पास बच्चों, ये मैट्रिक्स बी थी यहाँ से, तो इन दोनों की आप करेंगे मल्टीप्लाई। अगर इन दोनों की यहाँ मल्टीप्लाई बच्चों हमारे पास आती है नॉन जीरो, अगर हमारे पास इन दोनों की जो मैट्रिक्स, दो मैट्रिक्स की प्रोडक्ट अगर नॉन जीरो आएगी बच्चों, तो हम कहेंगे देन इट हैज या द सिस्टम ऑफ इक्वेशन, the system of equation is inconsistent. The system of equation is inconsistent and it has no solution. तो बच्चों यहाँ देखिए, यहाँ से क्लियर होता है इनकंसिस्टेंट का मीनिंग। ओके, जब हमारे पास क्या एडजॉइंट ए डॉट बी इज नॉट इक्वल टू 0 है, तो द सिस्टम ऑफ इक्वेशन इज इनकंसिस्टेंट, दैट इज यानी कि इट हैज नो सॉल्यूशन, और वहां पर स्टॉप हो जाएगा, वहां से हमें कोई वैल्यू नहीं निकालनी है। ओके बच्चों, यहाँ से एंड हो जाएगा क्वेश्चन का। अगर ये आपका फर्स्ट केस देखो बच्चों, ये आपका सेकंड का फर्स्ट केस है, सेकंड पार्ट का फर्स्ट केस। अब इसी पार्ट का ये मैं सेकंड केस निकाल रहा हूं, क्योंकि सेकंड पार्ट में दो केस राज होते हैं। इसका बी नाम है बच्चों। ये जरूरी नहीं है कि एडजॉइंट ए डॉट पी इज नॉट इक्वल टू 0 आए, ऐसा भी हो सकता है कि इन दोनों की जो प्रोडक्ट है वो 0 आए। यहाँ देखेंगे इफ, ये कंडीशन डाल देंगे, यहाँ डालेंगे इफ एडजॉइंट ए डॉट बी इज इक्वल टू 0, तो देन the system of equation is consistent and has infinitely many solutions. एंड हैज इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशन। ओके बच्चों, तो यहाँ से ये क्लियर हो गया यहाँ से कि इसका मीनिंग क्या है और इसका मीनिंग क्या है, कि कंसिस्टेंट क्या है, इनकंसिस्टेंट क्या है। ओके, नो सॉल्यूशन कब होगा, सॉल्यूशन कब होगा, और वहां से बच्चों हम वैल्यू निकालेंगे। ओके, तो आप इतना पार्ट समझ लिए बच्चों। अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। तो इस क्वेश्चन फर्स्ट को करने के लिए आपको ये बिल्कुल पूरा जो बायोडाटा, ये पूरा ग्राफ आपको समझना बहुत जरूरी था यहाँ पर। ओके, क्योंकि यहाँ पर दो स्थितियां क्रिएट हो सकती हैं। ये ऐसी स्थिति बन गई तो फिर तो बहुत सिंपल है,
अगर ऐसी पोजीशन आपको गेट होगी बच्चों तो फिर इसकी कोई जरूरत नहीं है, ये हमारे लिए कोई मायने नहीं रखता। अगर अगर यहां देखिए डिटरमिनेंट ए इज इक्वल टू 0 बन जाए, फिर यहां से ये कंडीशन हमें जो क्या है ये यहां से क्रिएट करनी पड़ेगी, यहां से दो पोजीशन प्राप्त करनी पड़ेगी यहां पर कि वो कंसिस्टेंट भी हो सकता है और इनकंसिस्टेंट भी हो सकता है। वहां पर क्या है असमंजस वाली बात है बच्चों, तो फिर उनको चेक करना पड़ेगा कि कंसिस्टेंट होगा या इनकंसिस्टेंट होगा। उसको चेक करने के लिए, कंसिस्टेंसी चेक करने के लिए ऐसे केस में मैंने क्या निकालना पड़ेगा बच्चों, मैंने एडजॉइंट ए डॉट बी एडजॉइंट ए निकालना पड़ेगा। पहले एडजॉइंट ए, फिर उसकी बी मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई करेंगे एडजॉइंट ए डॉट बी। दोनों की अगर जो प्रोडक्ट है वो नॉन जीरो आती है तो हम कहेंगे द सिस्टम ऑफ इक्वेशन इज इनकंसिस्टेंट एंड इट हैज नो सॉल्यूशन। जब इसका कोई सॉल्यूशन नहीं है तो इसका एंड ऑफ द क्वेश्चन एंड होगा, आगे नहीं चलेंगे। ओके, अगर फिर इसमें दूसरा केस क्या है, ये जरूरी नहीं कि इज नॉट इक्वल टू वाई, दोनों की प्रोडक्ट अगर जीरो आ जाती है, सपोज करो अगर एडजॉइंट ए डॉट बी जीरो आ जाती है तो ऐसे केस में देन द सिस्टम ऑफ इक्वेशन इज कंसिस्टेंट। तो ऐसे केस में जो सिस्टम ऑफ इक्वेशन होगा बच्चों वो कंसिस्टेंट होगा। मींस कंसिस्टेंट मीन यहां पर क्या है, इट हैज इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशन, इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशन यानी कि इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशन। ओके, इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशन का मीनिंग है बच्चों इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशन, आप ऐसे भी कह सकते हैं। ओके, तो अब देखो यहां से इसको चेक करेंगे, यहां पर देखते हैं कि यहां पर रूल फर्स्ट लागू होता है या रूल सेकंड लागू होता है। ओके, अगर रूल सेकंड लागू होता है तो बच्चों फिर इसके लिए हमने यहाँ पर ये लिख के फिर हमने ये एडजॉइंट ए डॉट बी निकालना पड़ेगा। एडजॉइंट ए डॉट बी निकाल के चेक करना पड़ेगा कि दोनों की जो प्रोडक्ट है वो नॉन जीरो है या नहीं है। अगर नॉन जीरो है तो क्लियर हो जाएगा यहाँ से कि वो इनकंसिस्टेंट है, यानी कि कोई सॉल्यूशन नहीं है, इट हैज नो सॉल्यूशन। और अगर ऐसा भी हो सकता है बच्चों की दोनों की जो प्रोडक्ट जीरो बन जाए तो फिर हम यहाँ लेंगे सिस्टम ऑफ इक्वेशन इज कंसिस्टेंट एंड हैज इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशन, यानी कि उसके सॉल्यूशन है मैनी सॉल्यूशन, वो निकाल के दिखाने पड़ेंगे। फिर आगे केस को अब आगे हमने चलाना पड़ेगा। हम ऐसा क्वेश्चन आपको लेंगे, लेकिन पहले हम करते हैं ये फर्स्ट पार्ट का। देखो फर्स्ट पार्ट क्वेश्चन करेंगे, इसका फिर सेकंड का करेंगे बच्चों। ओके, तो एक क्वेश्चन आपको दिखाते करके यहाँ देख लीजिए बच्चों। सबसे पहले को हमने हमारे पास यहाँ देखें बच्चों, यहाँ से क्या निकालना पड़ेगा, हम यहाँ लिखेंगे बच्चों सबसे पहले हेयर ए हमारा द सिस्टम ऑफ, यहाँ लिखेंगे बच्चों सबसे पहले द गिवन सिस्टम ऑफ इक्वेशंस, द गिवन सिस्टम ऑफ इक्वेशंस, द गिवन सिस्टम ऑफ इक्वेशंस कैन बी expressed in the form of matrix equation, in the form of matrix equation। मैट्रिक्स इक्वेशन मिलेंगे given by ax is equal to b। ये बच्चों मैंने आपको पहले ही बताया था। वेयर यहां पर a मीन्स क्या बच्चों, कोएफिशिएंट मैट्रिक्स बोलेंगे। ए मींस ए क्या हमारी कोएफिशिएंट मैट्रिक्स, स्केलर मैट्रिक्स जो है वो कोएफिशिएंट मैट्रिक्स ही है। कैसे इनके हमने इक्वेशन 1 2 3 के एक्स वाई जेड के क्या निकालने पड़ेंगे बच्चों, यहाँ हमने क्वेश्चन लिखने पड़ेंगे। यहाँ पर 1 1 1 1 -1 1, हाँ जी 2 1 1, इस टाइप से। हाँ, तो उसके बाद क्या है फिर एक्स क्या है, ये 3 अननोन वेरिएबल है मेरे पास, एक्स वाई जेड और एक्स मैट्रिक्स सेपरेट ले लीजिए बच्चों तीनों मैट्रिक्स को, ए एक्स बी। हाँ जी, बी क्या है, बी किसे बना मैंने कांस्टेंट, जो राइट हैंड की कांस्टेंट टर्म है, यानी कि 6 2 एंड 1। ओके, इस टाइप से। अब जो मैंने आपको जो कंडीशन बताई थी फर्स्ट की, ओके, कि क्या चेक करना पड़ेगा, सबसे पहले इसको हमने इसका डिटरमिनेंट निकालना पड़ेगा, डिटरमिनेंट निकालना पड़ेगा बच्चों मैट्रिक्स का 1 1 1 1 -1 1 2 1 -1। ओके, हाँ, डिटरमिनेंट कैसे निकालते हैं वो आपको अच्छी तरह पता है बच्चों। हम R1 के लोग हम एक्सपेंड कर लेते हैं। हाँ जी, फर्स्ट कॉलम को डिलीट करेंगे, 1 1 जा 1 -1, फिर -1 लेंगे बच्चे यहाँ पर, फर्स्ट रो सेकंड कॉलम को डिलीट करेंगे, -1 और -2 हो जाएगा बच्चों आपका। उसके बाद फिर क्या नेक्स्ट +1, फिर यहाँ फर्स्ट रो थर्ड कॉलम को डिलीट करेंगे और हमारे पास जो आएगा 1 1 जा 1 और प्लस हो जाएगा 2। उसको सिंप्लीफाई किया बच्चों तो क्या ये 0 बन गया आपका।
-3 माइनस माइनस प्लस हो जाएगा बच्चों, +3 हो जाएंगे, और यहाँ पर +3 और 3 + 3 6, यानी कि इज नॉट इक्वल टू 0 बच्चों, यानी कि दैट इज हमारे पास जो डिटरमिनेंट ए आया और 6 आया, यानी कि इज नॉट इक्वल टू 0, नॉन जीरो है बच्चों। तो ए क्या हमारे सिंगुलर मैट्रिक्स है, तो देयरफॉर ए इज सिंगुलर मैट्रिक्स, ए इज ए नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स, ए इज ए नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स, therefore A is a non singular matrix। और जो नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स होती है बच्चों, या आप ऐसे लिख सकते हैं therefore A is नॉन सिंगुलर, ये मैट्रिक्स लिखने की आवश्यकता नहीं, आप ऐसे किसी से डाल सकते हैं therefore A is नॉन सिंगुलर, A नॉन सिंगुलर है। नॉन सिंगुलर मींस क्या है कि A इज नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स है, क्योंकि इसका डिटरमिनेंट क्या है, नॉन जीरो है, तो इट मींस फिर क्या है, इसका इनवर्स एग्जिस्ट हो जाएगा, क्योंकि जो मैट्रिक्स इनवर्स होती है उसका इनवर्स क्या है, एग्जिस्ट हो जाता है। तो आप याद रखिए बच्चों 10 या हेंस यहां पर तो सिस्टम ऑफ इक्वेशन, हेंस द सिस्टम ऑफ इक्वेशंस, हाँ जी, हेंस द सिस्टम ऑफ इक्वेशन इज कंसिस्टेंट। पहली बात तो ये कंसिस्टेंट है, एंड हैज ए यूनिक सॉल्यूशन, and has a unique solution, okay, given by यूनिक सॉल्यूशन को कैसे लिखते हैं बच्चों, x इज इक्वल टू a इनवर्स b। मैंने आपको बताया बच्चों, जो थ्योरी कराई थी इसको वर्किंग स्टेप मैंने कराए थे, ओके। तो क्या है बच्चों, सिस्टम इक्वेशन इज कंसिस्टेंट एंड हैज ए यूनिक सॉल्यूशन गिवन बाय, यूनिक सॉल्यूशन को कैसे लिखा जाता है बच्चों, x इज इक्वल टू a इनवर्स b, इस फॉर्म में लिखा जाता है यूनिक सॉल्यूशन को। तो इसको देखो यूनिक सॉल्यूशन निकालने के लिए अब क्या करना पड़ेगा, a इनवर्स निकालना पड़ेगा, ओके। फिर a इनवर्स की b के साथ क्या करनी पड़ेगी, मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी बच्चों। तो a इनवर्स निकालने के लिए क्या करना पड़ता है वो आपको पता है बच्चों, हाँ जी, अब निकालेंगे a इनवर्स निकालेंगे, ओके। ए इनवर्स निकालेंगे बच्चों, क्या निकालते हैं, सबसे पहले हम कोफैक्टर निकालेंगे, ओके। सबसे पहले अब कोफैक्टर क्या होता है, लेट ए आई जे बी द कोफैक्टर्स, ऑफ एलिमेंट ए आई जे इन डिटरमिनेंट ए, ओके। लेट ए आई जे बी द कोफैक्टर ऑफ एलिमेंट ए आई जे इन डिटरमिनेंट ए, हेयर हम बच्चों को फैक्टर निकालें a11, यानी कि कोफैक्टर ऑफ एलिमेंट a11 इन डिटरमिनेंट a। तो कैसे निकालते हैं फैक्टर बच्चों, आपको पता होना चाहिए, पहले भी हमने आपको सिखाया है फैक्टर माइनर निकालने, हाँ जी। तो फर्स्ट को डिलीट करेंगे, और यहाँ देखो इसकी जो हमारे पास जो सबस्क्रिप्ट थी यहाँ पर a11, इन दोनों का सम क्या होता है, प्लस, यानी कि अगर इन दोनों का सम प्लस आएगा बच्चों तो आगे निशान पॉजिटिव आएगा, अगर इन दोनों का सम ओड आएगा तो आगे निशान माइनर के आगे माइनस का निशान डालेंगे आप, ओके। तो फर्स्ट को डिलीट करेंगे, हमारे पास तो क्या था बच्चों, ये 0 बन जाएगा, तो 0। अब हम कोफैक्टर a12 एलिमेंट का कोफैक्टर निकालें बच्चों, यहाँ देखो तो फर्स्ट रो सेट डिलीट हो जाएगी आपकी, ये 1 आपका बच्चों, -1 और माइनस के यहाँ पर हो जाएंगे -2, तो -3 बन जाएगा बच्चों, हाँ जी, -3, और यहाँ भी क्या है -a, तो माइनस प्लस हो जाएगा बच्चों, ओके। तो 3 आएगा आपका। अब उसके बाद निकालेंगे फिर a13 कैसे निकाला बच्चों, कोफैक्टर निकालना है, फर्स्ट रो थर्ड कॉलम को क्या करेंगे, डिलीट करेंगे, ओके। हाँ जी, हमारे पास क्या 1 1 अपोजिट मल्टीप्लाई करेंगे तो +2, तो 1 + 2 3 हो जाएंगे बच्चों, हाँ जी 3, और यहाँ भी पॉजिटिव निशान आएगा, ओके बच्चों। यहाँ भी क्या है, पॉजिटिव का ही सिंबल आएगा, क्योंकि 1 + 3 4 होते हैं बच्चों, हाँ जी। उसके बाद नेक्स्ट करेंगे, यहाँ देखो a21 को फैक्टर निकाल बच्चों, यहाँ a21 कैसे आएगा, सेकंड रो फर्स्ट, देखो सेकंड रो और फर्स्ट कॉलम को क्या करेंगे, डिलीट करेंगे, ये सेकंड रो और फर्स्ट कॉलम आपकी डिलीट होगी बच्चों, तो -1 और माइनस का, ये भी माइनस का, तो -2 हो जाएंगे, -2 और आगे निशान माइनस का बच्चों, क्यों माइनस का आएगा, क्योंकि देखो सबस्क्रिप्ट ए की 2 1 है, ओड है, तो निशान माइनस आएगा बच्चों, और माइनस की मल्टीप्लाई प्लस होगी 2,
अब उसके बाद A22 निकालेंगे बच्चों कोफैक्टर ऑफ, हाँ जी A22 कोफैक्टर निकालेंगे, यानी कि सेकंड रो और सेकंड कॉलम डिलीट आपकी हो जाएगी बच्चों। ये देखो सेकंड रो और सेकंड कॉलम आपकी डिलीट होगी, माइनस का 1 और माइनस के 2, तो आपके बन जाएंगे माइनस के 3 होगी। ओके, तो माइनस के 3 आएंगे, ये माइनस का निशान आया क्योंकि यहाँ 2 + 2 क्या 2 है, पॉजिटिव पॉजिटिव नेगेटिव नेगेटिव होता है बच्चों। अब निकालेंगे A23, हाँ जी A23 कैसे आएगा, सेकंड रो थर्ड कॉलम, ये सेकंड रो और थर्ड कॉलम का 1 और माइनस के 2, तो माइनस का 1 आएगा बच्चों यहाँ पर, हाँ जी माइनस का 1 आएगा। और आगे निशान माइनस का क्यों आएगा, क्योंकि 2 + 3 5 होते हैं, पावर ओड है, तो माइनस का निशान आएगा बच्चों यहाँ पर, और माइनस माइनस की मल्टीप्लाई क्या होगी, पॉजिटिव हो जाएगी। ओके, अब उसके बाद निकालेंगे फिर A31, यानी कि थर्ड रो फर्स्ट कॉलम डिलीट हो जाएगी आपकी, हाँ जी थर्ड रो फर्स्ट डिलीट। और कीपिंग इन माइंड, अपने माइंड में रखना बच्चों, ये डिलीट नहीं करना, सिर्फ अपने दिमाग में रखना ओनली कि आप थर्ड रो फर्स्ट कॉलम को डिलीट करेंगे। जो एलिमेंट आपके बच गए उनकी क्रॉस मल्टीप्लाई के बच्चों 1 × 1 1, और ये ऑपोजिट करेंगे तो सिंबल चेंज हो जाएगा, माइनस से प्लस हो जाएगा। ओके 1 + 2 हो जाएगा, ओके 2, और यहाँ भी पॉजिटिव आएगा क्योंकि 3 + 1 क्या 4, ये भी इवन है, तो यहाँ भी आगे भी पॉजिटिव इसका सिंबल आएगा। फिर निकालेंगे A32 थर्ड रो सेकंड कॉलम, देखो थर्ड रो और सेकंड कॉलम 1 और ये 1, ये 0 बन जाएगी आपकी, हाँ जी 0 बन जाएगी बच्चों। फिर उसके बाद है A33 थर्ड रो थर्ड कॉलम डिलीट हो जाएगी। आफ्टर डिलीटिंग थर्ड रो एंड थर्ड कॉलम वी गेट, हाँ जी तो माइनस का 1 और माइनस का 1 बच्चों, तो माइनस के 2 हो जाएंगे आपके, हाँ जी तो माइनस के 2, तो माइनस के 2 आए बच्चों। ये आपके सभी कोफैक्टर निकल गए हैं। अब हमने निकालना क्या, एडजॉइंट, क्योंकि विदाउट एडजॉइंट निकाले इनवर्स नहीं निकल सकता। एडजॉइंट ए निकालना बच्चों, एडजॉइंट ए निकालना फार्मूला आपको पता है बच्चों क्या होता है, सभी कोफैक्टर का ट्रांसपोज। A11 आप एलिमेंट डायरेक्ट लिख सकते हैं, सीधे कोफैक्टर की वैल्यू लिख लीजिए आप। A11 क्या है 0, A12 क्या है 3, फिर ये उसके बाद A13 भी 3 है। ओके बच्चों, A21 क्या है 2, A22 क्या है -3, A23 क्या है 1, A31 क्या है 2, A32 क्या है 0, A33 क्या है -2, और इनका करेंगे सभी कोफैक्टर का ट्रांसपोज मीनिंग तो आपको पता है, रो कॉलम में चेंज हो जाएगी और कॉलम रो में चेंज हो जाएगी। ओके आपस में इंटरचेंज हो जाएगी, तो 0 3 3 2 -3 1 2 0 -2 इस प्रकार से। ओके हाँ जी, अब क्या निकालना है यहाँ पर, एडजॉइंट निकल के आप निकालेंगे इनवर्स। क्या निकाला बच्चों ने, इनवर्स निकालना फार्मूला क्या होता है बच्चों, इनवर्स निकालना फार्मूला मैंने आपको बताया था, एडजॉइंट ए डिवाइड बाय डिटरमिनेंट ए, दिस इज द फार्मूला ऑफ ए इनवर्स। हाँ जी, तो आप पुट करेंगे डिटरमिनेंट एक वैल्यू क्या है बच्चों 6 आई थी, हमें याद है। हाँ जी, नेक्स्ट यहाँ को बच्चों हमारे पास क्या है 0 2 2 3 -3 0 3 1 -2। ओके बच्चों, तो आपका क्या निकल गया, यहाँ से इनवर्स निकल गया आपका। अब हमने क्या निकालना है, हमने बी के साथ हमने बच्चों निकालना था यहाँ पर ए इनवर्स। हाँ जी, नेक्स्ट करते हैं देखो, अब हमारे पास इनवर्स निकले बच्चों। अब हम नेक्स्ट यहाँ करेंगे इनवर्स, ऊपर यहाँ लिख लिया है, नीचे से क्लियर नहीं आ रहा है यहाँ पर ए इनवर्स। ओके बच्चों, नहीं दोबारा ऊपर लिखिए बच्चों, यहाँ से आपको स्पष्ट नजर नहीं आ रहा होगा। हाँ जी, अब क्या निकालना है, यहाँ से वैल्यू निकालनी है। वैल्यू कैसे निकलेगी बच्चों, अब हमने जो वहां से आपके पास जो स्टार्टिंग में रिजल्ट था x = a इनवर्स b। ओके, ये यूनिक सोल्यूशन निकालने का फार्मूला बच्चों। ओके, आपने जब ये लिखा होगा कि a इज नॉन सिंगुलर एंड हेंस द सिस्टम इक्वेशन इज consistent and has unique solution is given by a inverse b। ओके, तो ये आपने जो यूनिक सोल्यूशन आपने लिखा था x = a इनवर्स b, इसमें आपने वैल्यू पुट करनी है बच्चों। ओके, तो यहाँ लेंगे नाउ x = a इनवर्स b। तो x क्या है बच्चों, आपको पता होना चाहिए x y z, और हमारा बच्चों आपको पता होना चाहिए यहाँ पर देखो a इनवर्स b आपने निकाला है 1/6, वैल्यू पुट कीजिए इनवर्स की 0 2 2 3 -3 0 3 1 -2। बी मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई करनी है बच्चों। बी मैट्रिक्स क्या है, कॉलम मैट्रिक्स। यहाँ देखिए 6 2 1। हाँ जी, आपने क्या करना है बच्चों, दोनों की मल्टीप्लाई करनी है। यहाँ पर 1/6 यहाँ लिख लीजिए आप। हाँ जी, यहाँ मल्टीप्लाई करें बच्चों, यहाँ देखो हमारे पास इसको मल्टीप्लाई करें तो क्या आएगा, 0 को 0 प्लस 2 2 जा 4 प्लस 2 1 जा 2। नेक्स्ट यहाँ करेंगे बच्चों, हाँ जी 3 3 6 जा 18 -3 2 जा 6, और ये आपका बन जाएगा 0। नेक्स्ट के बच्चों देखो 3 6 जा 18 प्लस 2 1 जा 2 और -2 1 जा 2।
इस टाइप से निकालना। ओके, अब क्या करेंगे तो दोबारा सोल्व कीजिए। 1/6 इधर को प्लस के बच्चों उनको एलिमेंट प्लस करेंगे तो 4 + 2 6 बन गया आपका। यहाँ बच्चों आपका 18 - 6 12 और 18 प्लस ये प्लस माइनस कैंसिल होता है बच्चों आपके, तो यहाँ पर क्या आएगा ओनली 18 आएगा। ओके, यहाँ पर 18 लिखिए आप। इसको सिंपलीफाई कीजिए बच्चों यहाँ पर, हाँ जी डिवाइड करना है देखो 6 से, तो 6 बन जाए 6 1, हाँ जी 6 2 12 और 6 3 18। तो हमारे पास जो लेफ्ट हैंड की मैट्रिक्स क्या बच्चों यहाँ रखेंगे, तो देयरफॉर एक्स वाई जेड, ये आपकी लेफ्ट हैंड की मैट्रिक्स यहाँ देखिए बच्चों, और राइट हैंड क्या आई इसकी सोल्व करने के बाद 1 2 3 ऑन कंपेयरिंग के इक्वल मैट्रिक्स से बच्चों कोरस्पोंडिंग एलिमेंट क्या होते हैं, कोरस्पोंडिंग एलिमेंट ऑफ टू इक्वल मैट्रिक्स आर इक्वल ऑन कंपेयरिंग वी गेट। ओके, तो x = 1, y = 2 and z = 3, so therefore the required solution, hence the required solution is x = 1, y = 2, z = 3। तो बच्चों इस प्रकार से वैल्यू निकालेंगे। ओके, ऐसे निकालने हैं बच्चों। ओके, तो आज के लिए इतना काफी बच्चों। अब आपको असाइनमेंट के तौर पर 2 क्वेश्चन देते हैं, आपने ट्राई करना है इस टाइप क्वेश्चन निकालने की, तो आप असाइनमेंट ले लीजिए। तो स्टूडेंट्स असाइनमेंट क्वेश्चन फर्स्ट, फाइंड A इनवर्स वेयर A मैट्रिक्स इज दिस, हेंस सोल्व द सिस्टम ऑफ इक्वेशन। बच्चों हमारे पास ये देखो, ये गिवन है x + 2y - 3 z = -4, 2x + 3y + 2z = 2, 3x - 3y - 4z = 11। अब आप यहाँ देख रहे हैं बच्चों, यहाँ देखो इसको टैली करते हैं। यहाँ देखिए सबसे पहले एक्सप्रेशन को, यहाँ से x y z की वैल्यू निकालिए बच्चों। ये A मैट्रिक्स गिवन है, लेकिन ये A मैट्रिक्स कहाँ से बनी है, इन्हीं कोएफिशिएंटों की बनी है। यहाँ से यहाँ पे सिस्टम इक्वेशन देख रहे हैं, इक्वेशन 1 2 3, इनके जो कोएफिशिएंट देखो, x का 1 1, y का 2 2, z का -3 3, ओके x का भी 2, y का 3, z का 2, x का 3, y का -3, z का -4। देखो ये बिल्कुल इन्हीं के कोएफिशिएंट, ये ऑलरेडी पहले दे दिया गया है, ये कोई अलग नहीं है, ये इसी की ही कोएफिशिएंट मैट्रिक्स है बच्चों यहाँ से। ओके, तो कंफ्यूज मत होना, ये अगर दे दी गई है तो फिर यहाँ से क्या निकालेंगे, ये इसी का ही रूप है। ओके, सोल्व द सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन। ओके, इसको बाद में समझाएंगे, जो कॉर्नर में लिखा बच्चों, ये आपका एक तरीका समझाने का जो मैंने पहले ही बताया था, ये मैंने ट्री डायग्राम बना दिया, ट्री डायग्राम के माध्यम से आपको समझ सकते हैं, ये बाद में डिस्कस करेंगे। एक बार पहले असाइनमेंट देख लीजिए। क्वेश्चन 1, क्वेश्चन 2, विच ऑफ द फॉलोइंग इक्वेशन आर कंसिस्टेंट और इनकंसिस्टेंट, इफ कंसिस्टेंट सोल्व देम। हमने ये बताना है, 2 पार्ट दिए गए हैं, पार्ट 1 पार्ट 2, इसमें से कौन सा पार्ट कंसिस्टेंट का, कौन सा इनकंसिस्टेंट का। कंसिस्टेंट का मीनिंग तो आप समझते हो कि या तो यूनिक सॉल्यूशन होगा या फिर इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशन होंगे। ओके, कंसिस्टेंट में 2 स्थिति होते हैं, कंसिस्टेंट क्या होता है, या तो यूनिक होता है या इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशन होता है, और इनकंसिस्टेंट में बिल्कुल क्लियर है, इनकंसिस्टेंट का मतलब होता है बच्चों नो सॉल्यूशन, इट हैज नो सॉल्यूशन, यानी कि द सिस्टम ऑफ इक्वेशन हैज नो सॉल्यूशन। ओके बच्चों, तो ये आपने क्लियर करना है। अब देखो मैं आपको बताता हूँ एक बार ब्रीफली बता देता हूँ एक बार शॉर्ट में। सिस्टम ऑफ इक्वेशन तरीका मेथड क्या है, इफ डिटरमिनेंट ए नॉन जीरो देन द सिस्टम इज कंसिस्टेंट एंड द सॉल्यूशन इज यूनिक, और गिवन बाय एज यूनिक मींस ऐसे सिस्टम जो यूनिक सॉल्यूशन को ऐसे लिखा था इस फॉर्म में, x = A इनवर्स B। यहाँ से क्या होता है, ये x की होती है x y z, ये 3 नॉन मैट्रिक्स, यहाँ इनवर्स आपको पता है बच्चों, इनवर्स पुट करें यहाँ पर, और यहाँ पर B मैट्रिक्स पुट करेंगे। ओके बच्चों, इन दोनों की मल्टीप्लाई करेंगे, और ये जो आपके सामने यहाँ पर आएंगे, जैसे पीछे 1 2 3 जो भी आगे नंबर आएंगे, फिर को कंपेयर करें बच्चों, x को 1 के साथ, y को 2 के साथ, z को 3 के साथ, इस प्रकार से हम x y z की वैल्यू निकाल लेंगे। ओके बच्चों, ये सिंपल है बिल्कुल। दूसरा क्या है, इसमें देखो सिस्टम इक्वेशन में 2 ब्रांच है, 2 ब्रांचेज आती है, एक ब्रांचेज ये, दूसरी ब्रांचेज ये। फर्स्ट ब्रांच में क्या है, डिटरमिनेंट नॉन जीरो, तो ये तो सिंपल है। अगर हो सकता है दूसरी क्या है, अगर नॉन जीरो सॉरी, यहाँ पर इफ डिटरमिनेंट A = 0, तो इसके लिए क्या करेंगे, फिर हमने एडजॉइंट A भी निकालना, एडजॉइंट A निकालना पड़ेगा। एडजॉइंट A कब निकालना पड़ेगा, अगर डिटरमिनेंट A 0 है, यानी कि मैट्रिक्स सिंगुलर है हमारे पास। ओके, सिंगुलर मैट्रिक्स की बात है, अगर कोएफिशिएंट मैट्रिक्स क्या है, इज सिंगुलर, तो फिर निकालना पड़ेगा एडजॉइंट A, और B के साथ मल्टीप्लाई करेंगे। ओके, अब ये फाइंड आउट करना पड़ेगा, फिर B के साथ मल्टीप्लाई करेंगे एडजॉइंट A की, फिर दोनों की जो मल्टीप्लाई क्या आती है वो याद रखो, या मल्टीप्लाई क्या होगी, या तो नॉन जीरो होगी या फिर 0 होगी। ओके, अगर नॉन जीरो आती है दोनों की मल्टीप्लाई एडजॉइंट A डॉट B की, तो हम कहेंगे सिस्टम इज कंसिस्टेंट। ओके, इनकंसिस्टेंट सिस्टम लेंगे,
यहाँ आप लेंगे देखो सिस्टम इज इनकंसिस्टेंट, तो ये इनकंसिस्टेंट होगा। इनकंसिस्टेंट का मीनिंग बच्चों कि एंड इट हैज नो सॉल्यूशन, ये इनकंसिस्टेंट है यहाँ पर। ओके, अगर नॉन जीरो है और अगर जीरो आती है बच्चों यहाँ पर इफ एडजॉइंट डॉट बी दोनों की प्रोडक्ट जीरो आती है देन द सिस्टम इज कंसिस्टेंट एंड हैज इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशन। इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशन का मीनिंग बच्चों इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशन। ओके, तो फिर वहां वैल्यू निकाल के दिखानी पड़ेगी वहां से। ओके बच्चों, तो यहाँ देखो ये क्वेश्चन जो मेरे पास है ये मैंने बच्चों आपको बता दिया है, ये आपको एक क्वेश्चन करवा दिया इस टाइप का। और बच्चों ये बात ये तो सिंपल है, इसको आप कर सकते हैं। ओके बच्चों, लेकिन क्या करेंगे ये जो आपने सिर्फ आज के लिए मैंने ये करा बच्चों। ओके, तो क्या करेंगे आपने जो ये दो ब्रांचेज आपके पास इनकंसिस्टेंट और इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशन, इन दो से रिलेटेड जो क्वेश्चन है वो कल को डिस्कस करेंगे बच्चों। आज का सिर्फ मैं ये समझ चलो कि मैंने आपका ये फर्स्ट पार्ट करवा ओके यूनिक सॉल्यूशन वाला करा है। इनकंसिस्टेंट यानी कि नो सॉल्यूशन और इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशन, ये जो दो केस आपके इनसे जो रिलेटेड जो क्वेश्चन है वो कल को डिस्कस करेंगे बच्चों। ओके, तो आज के आपने यही करना है, यूनिक सॉल्यूशन वाला ही करना है। और जिसका नो सॉल्यूशन बच्चों अगर आपको लगता है ये नो सॉल्यूशन निकलेगा इसका, अगर ये सोल्व होता है तो ठीक है, अदरवाइज इसको हम कल को करेंगे। देखिए यूनिक सॉल्यूशन है, इसको आपने वैल्यू निकालनी है एक्स वाई जेड की। ओके, और ये भी आपका पता बच्चों ये भी यूनिक सॉल्यूशन है, इसकी वैल्यू निकल जाएगी। ओके बच्चों, इस वाले केस से निकल जाएगी फर्स्ट वाले से। ओके, और रही बात इसकी डिटरमिनेंट टू जीरो, फिर ये निकालना फाइंड एडजॉइंट ए डॉट बी, और फिर ये चेक करना ओके कि दोनों की जो प्रोडक्ट जीरो आती है या नहीं आती है, तो कल को डिस्कस करेंगे। ओके बच्चों, तो आज के लिए इतना बहुत है। थैंक यू फॉर टुडे एंड हैव ए नाइस डे।